नमस्कार। सत्यहिंदी.com के इस खास कार्यक्रम द विजय त्रिवेदी शो में आपका स्वागत है। देश और दुनिया इस समय बड़ी राजनीतिक हलचल के साथ गुजर रही है। फ्रांस में जो कुछ हुआ, फ्रांस में पैगंबर साहब के कार्टून को लेकर जिस तरह की बात हुई, जिस तरह का हंगामा हुआ और उसके बाद कुछ आतंकवादी घटनाएं हुई, कुछ को गला रेत कर मार दिया गया, हत्या कर दी गई और बहुत सारी बातें हुई। उसका बहुत सारे देशों में प्रतिक्रिया हुई, उसमें हिंदुस्तान भी एक शामिल है। हिंदुस्तान के भी कुछ शहरों में कुछ संगठनों ने, कुछ लोगों ने उसके खिलाफ प्रतिक्रिया दी, कुछ विरोध जताया। लेकिन भारत सरकार ने फ्रांस का समर्थन किया है आतंकवाद के खिलाफ। इस समय ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और भारत के अलावा कुछ यूरोपीय देशों ने जो है फ्रांस का समर्थन किया है, लेकिन बहुत सारे देश हैं जो उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। टर्की में, पाकिस्तान में और कुछ और देशों में हिंदुस्तान समेत विरोध का प्रदर्शन हो रहा है, विरोध जताया जा रहा है और लगातार नाराजगी बढ़ रही है। क्या वजह है कि हिंदुस्तान का मुसलमान फ्रांस में हुई घटना के साथ अपने को जोड़ता है, या ये एक मुस्लिम समाज की जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है जिसमें टर्की और सऊदी अरब के बीच में जो एक विवाद है या ताकत का जो रस्साकशी है उसका नतीजा है? इस सब पर क्या हो सकता है, भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक बेहद खूबसूरत, बेहद खास मेहमान इंसान हैं। जफर सरेशवाला साहब, जो मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी, जो नेशनल यूनिवर्सिटी उर्दू की रही है, उसके चांसलर रहे हैं। मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए बड़ा लंबे समय से काम कर रहे हैं और एक तालीम की ताकत जैसा कार्यक्रम भी चला रहे हैं और कुरान के बेहद गंभीर जानकार हैं, इस्लामिक स्कॉलर आप उन्हें कह सकते हैं। सरेशवाला साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरी खुशनसीबी है कि आप मेरे साथ हैं। मैं तकलीफ में हूं 3-4 दिन से कि जो फ्रांस में जो कुछ हुआ, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर, क्या वो होना चाहिए था? और अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ जो कुछ हुआ, क्या वो होना चाहिए था? दोनों पर आपकी राय पहले बात। देखिए, मैं तो पहले एक बात कहूंगा, पहले भाई, मैं इस्लामिक स्कॉलर बिल्कुल नहीं हूं। मैं तो जेवियर्स में पढ़ा हूं, इंजीनियरिंग की, मेरा ताल्लुक रहा है कारोबारी एक फैमिली से। लेकिन हाँ, पिछले 25 साल या जब से ये जो घटनाएं दुनिया में शुरू हुई, बहुत सारी 25-27 साल पहले, तो मैंने बाकायदा कुरान को पढ़ना शुरू किया और पूरा खंगाल डाला। मैंने 25-27 साल में कुरान को पूरा पढ़ा। हदीसें जितनी है, जितनी किताबें हदीस की, वो पढ़ी और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम, उनकी जो जिंदगी है, हर पहलू से, कई पहलू से उसको पूरा मैंने पढ़ा। तो इसके उस एतबार से मैं, और फिर उसके साथ साथ अल्पसंख्यकों के लिए, उस जमात के लिए आप काम कर रहे हैं, तो इसके अलावा कोई इस्लामिक स्कॉलर होता है? मुझे डेफिनेशन नहीं पता भाई। अब लोगों को बड़ा ताज्जुब होता है कि ये कहां से इस्लामिक स्कॉलर है, तो मैं पहले ही कहता हूँ भाई, मैं नहीं हूँ। इसलिए कि जो आपके टीवी पे जो आते हैं, खास तौर से वो आप लोगों ने बना दिए भाई, 3 इंच की टोपी, 6 इंच की दाढ़ी और बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पजामा, ये आपने कैरिकेचर बना दिया। मैं उसमें नहीं हूँ जी। बहरहाल, आपने जो मुझे पूछा तो इसलिए कि देखिए, मेरा वैसे वेस्टर्न यूरोप से बड़ा ताल्लुक रहा है जी, और खासतौर से फ्रांस। मैं फ्रांस में गाड़ी में हजारों मील के मैंने सफर किए हैं, और जो खास तौर से जिसका जिक्र बार बार आता है, जो गेटोइजेशन के जो इलाके हैं, वो मैंने बहुत करीबी से देखे। और सिर्फ फ्रांस के नहीं, बेल्जियम के अंदर जो एंटवर्प के पास जो इलाके हैं, तो मेरा इन इलाकों में, और आज से नहीं, कम से कम मेरा जाना 97-98 से मैं बराबर जाता हूँ, और वहां के लोगों से मेरा ताल्लुक रहा है। और जो बहुत सारे लोग जो बोलते हैं, तो मुझे बड़ी हंसी आती है, या मुझे समझ में नहीं आता कि ये किस किस्म के लोग हैं जो बोलते हैं, जिनको फ्रांस की एफ के बारे में नहीं पता, फ्रांस के हालात के बारे में नहीं पता। उनको ये नहीं मालूम कि भाई फ्रांस में 90 लाख से ज्यादा मुसलमान हैं जी, यानी कि 2-5 लाख नहीं है। हाँ। बल्कि जितने मुसलमान यूरोप में, फ्रांस में है सबसे ज्यादा, और किसी मुल्क में नहीं है। करीब 20% आबादी है। बिल्कुल, और बड़ी तादाद में है, बड़ी पोजीशनों में है वहां के मुसलमान। और मेरा जाना आना, यानी 1-2 बार नहीं, कई मर्तबा, और वहां के जितने संगठन हैं उनसे मेरा बहुत ही गहरा ताल्लुक रहा है। 2-3 बातें यहाँ समझने की जरूरत है। एक तो जो फ्रांस की नफ्सियात क्या है। देखिए, पूरी दुनिया में अगर जो एंटी रिलीजियस कोई कम्युनिटी है दुनिया में, तो सबसे ज्यादा फ्रांस है। यानी
फ्रांस की 80 मिलियन की आबादी है और वहां की गवर्नमेंट का जो रिपोर्ट आया था 1 मिलियन से कम जो है, हालांकि फ्रांस जो है वो क्रिश्चियन मुल्क है, यानी लोग अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, 1 मिलियन से कम लोग चर्च में जाते हैं संडे को। तो फ्रांस जो है और इंग्लैंड उसके बाद, ये बिल्कुल मजहब से बिल्कुल इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है पूरी कम्युनिटी का। दूसरा, ये एक बहुत ही एग्नोस्टिक या एथीस्ट कौम है और वो मजहब की मजाक उड़ाना वो उनके डीएनए में है। खासतौर से ये चार्ल्स हेब्डो जिसकी बात है, ये चार्ल्स हेब्डो ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके बारे में तो पहली बार एक कार्टून उन्होंने डाले, लेकिन उन्होंने घिनौने कार्टून ईसा मसीह अलैहिस्सलाम पर, मरियम अलैहिस्सलाम पर, मदर मैरी पर और होलोकास्ट पर, गणेश पर, हमारे हिंदू जो देवी देवता हैं उन पर, तो वो तो उनका एक वो रहा है और वो उनकी एक सोसाइटी है। एक तरफ वो है, दूसरी तरफ जितना फ्रांस में मुसलमान है इतना शायद ही कोई मुल्क में है। तीसरी बात, यानी विरोधाभास है। मैं अब इसका क्या जवाब है किसी के पास? मैं आपको एक बात कहता हूं कि पिछले 5-7 साल में एक बहुत बड़ी तादाद में रेफ्यूजीज आए यूरोप में जिनको पनाह मिली, यानी जो बेचारे उनको कोई लेने वाला नहीं था। और यहां मैं कहने के लिए बिल्कुल तैयार हूं कि उनके आसपास इस्लामी मुल्क थे, उन्होंने नहीं लिए। वो बड़ी तादाद में अगर किसी ने लिया उनको तो यही वेस्टर्न यूरोप के, और उसमें फ्रांस भी है। उसमें फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, ये मुल्कों ने सबसे बड़ी तादाद में लिया। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, मैं कोई मैक्रोन का मेरा लेना देना नहीं है भाई मेरी फ्रांस की सियासत से, लेकिन अगर ये बात आएगी तो कहना पड़ेगा कि पिछले 50 साल में जितने रेफ्यूजी, मुसलमान रेफ्यूजी मैक्रोन के जमाने में आए हैं, इतने पिछले 50 साल में नहीं आए। बल्कि पिछला इलेक्शन जिसमें मैक्रोन साहब आए, ये हार जाते थे, इसलिए कि जो लपें जो है वहां की जो अल्ट्रा राइट विंग जो पार्टी है, उसने मुद्दा ही ये बनाया था कि ये लोगों ने, इसलिए कि उनकी जो पार्टी है या जो जिनको आप वहां पर लिबरल लेफ्ट जो कहते हैं, इन लोगों ने सबसे ज्यादा पनाह मुसलमान रेफ्यूजियों को दी है। हाँ, यहां ये मैं कहूंगा कि क्या इस्लामोफोबिया फ्रांस में? हाँ है। ये कार्टून ऑब्सीन? हाँ बिल्कुल है, डिस्टेस्टफुल है। मैं एक मुसलमान हूं, अच्छा कोई मुझसे सवाल करेगा कि मुझे प्रॉफिट से मोहम्मद नहीं है, यार मेरी तो शक्ल भी हुआ है। बल्कि मुझे हंसी आई कल आपके वो जो एक साहब बड़े चिल्ला रहे थे भोपाल में और प्रॉफिट मोहम्मद की बड़ी यानी दुहाई दे रहे थे। मुझे शर्म आई कि भाई आपका तो चेहरा, आपको तो प्रॉफिट के चेहरे से नफरत है, यानी दाढ़ी जैसी चीज आप लगा नहीं सकते और प्रॉफिट की दुहाई देते हो, किसको दे रहे हो? तो मुझे कोई ये सवाल ना पूछे। मेरी जिंदगी प्रॉफिट की जिंदगी को पूरा करने में और उसको दुनिया में फैलाने में लगी है। तो मैं उस पस मंजर से कह रहा हूं, और ये कुछ है, ये सब है, यानी जो फ्रांस में आपने जो पूछा ये सब कुछ है। उसके बावजूद क्या किसी का बी हेडिंग करना या टेरर एक्टिविटी में इस्तेमाल अपने आप को लगाना, क्या इस्लाम उसकी इजाजत देता है? जी बिल्कुल नहीं देता। ये बड़ा सवाल है, बल्कि मैं हैरान हूं, इसी बात की बार बार ये कर रहे हैं कि भाई इस तरह से जो हुआ है वो मजहब के खिलाफ जो हुआ है, उसका कुरान का जिक्र, हदीस का जिक्र, कुछ कुछ बिना जिक्र किए भी इस बात की चर्चा करते हैं कि ये किया जा सकता है क्योंकि आपने पैगंबर साहब के खिलाफ कुछ कहा। बिल्कुल नहीं। मैं देखिए, मैंने कुरान को खंगाला, और आज नहीं, मैं 5 साल पहले जब ये ब्लास्फेमी का मामला शुरू हुआ पाकिस्तान में, जी आपने देखा होगा पंजाब के जो गवर्नर थे सलमान तासीर साहब, जिनको शहीद भी किया गया था, जब ये पाकिस्तान में शुरू हुआ तो उस वक्त मैंने लिख कर भी, और कुछ पाकिस्तानी इस्लामिक स्कॉलर मुझे 2015-16 में पाकिस्तान में मक्का में मिले, तो मैंने वहां कहा कि मुझे समझ में नहीं आता मौलाना, ये कुरान है, ये हदीस है, ये प्रॉफिट की जिंदगी, आप मुझे इसमें से एक किस्सा ब्लास्फेमी का बता दो, मैं जिंदगी खत्म कर देने के लिए तैयार हूं। इसलिए कि प्रॉफिट को अपनी जिंदगी में लोगों ने आप पर थूका, लोगों ने आपको जलील किया, धक्के मारे, अपने शहर से निकाल दिया, आपका सोशल बॉयकॉट किया, आपके महबूब तरीन चचा को कत्ल नहीं किया बल्कि उनका कलेजा निकाल कर चबाया गया,
कुरान के सफात को जलाया गया, ये सारे वाकयात हुए। एक वाकया त्रिवेदी साहब ऐसा नहीं मिलता कि जहां प्रॉफिट ने बदला लिया हो या बदले की वसीयत की हो। तो ये ब्लास्फेमी जो है या एपोस्टेट जो है, इसका इस्लाम से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। हाँ, तरीका क्या होता? तरीका ये होता जो प्रॉफिट का था कि मैं चार्ल्स हेब्डो वालों के पास, या जो लोग हैं, या हमारे तिवारी साहब थे यूपी में, मुझे उस वक्त मैंने ये ट्वीट भी किया था, काश कि मुझे कोई तिवारी साहब तक पहुंचा देता। मैं तिवारी साहब के पास जाता और उनको कहता कि देखो तिवारी साहब, आपको प्रॉफिट के बारे में गलत फहमी है, ये उनकी जिंदगी है, ये किताब पढ़िए आप, और ये किताब है, और जो हिंदुओं ने लिखी है, डॉक्टर जगन्नाथ आजाद की मैं किताब देता, विशवनाथ पांडे जी की किताब देता कि ये किताब है, कैरेन आर्मस्ट्रॉन्ग ने लिखी है, ये मैं देता, ये किताब है, इन्होंने प्रॉफिट की जिंदगी को छाना है, आप पढ़िए और फिर हम बात करेंगे। मेरा तरीका ये होता। तो फिर क्या कंफ्यूजन क्या है? बात तो हो रही है, आप कह रहे हैं कि कुरान का आप जिक्र कर रहे हैं, आप पर सवाल मैं नहीं कर सकता, और लोग जो है उसी के मामले को लेकर बार बार पूरे देश में, दुनिया में जो है हंगामा कर रहे हैं। जो भोपाल में हुआ, जो मुंबई में हुआ, जो सहारनपुर में हुआ, बहुत सारी जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो इसको किस तरह से लगे? कौन ये सब फैला रहा है? कौन ये सब बात कर रहा है, बदअमनी की बात कर रहा है? देखिए, ये अब मुझे इसमें सियासत की बू आ रही है अब, इसलिए कि बेचारा आम आदमी है, उसको तो पता नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और बात यहाँ कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक बहुत बड़ा मुसलमानों का तबका है जो साइलेंट मेजोरिटी है, जो मेरी तरह जहनियत रखता है। वो बेचारा चूंकि ना ट्विटर पे है, वो फेसबुक पे है, लेकिन मैं मुसलमानों के अभी इतने दिनों से 10, 12, 15 दिनों से मुसलमानों के अपने ग्रुप है, खासतौर से व्हाट्सएप ग्रुप है। उसमें मैंने आज एक नौजवान लड़की की, मैं आपको भेजूंगा, एक नौजवान मुसलमान लड़की जो हिजाब में, उसने अपनी 8 मिनट की तकरीर में कुरान और सुन्नत से साबित किया है कि ब्लास्फेमी हमारा मसलक नहीं है, और ये फ्रांस में जो कुछ भी हुआ है इसका जवाब नफरत का मोहब्बत से होना चाहिए। ऐसी अब बहुत सारी नौजवान बच्चियां, बच्चे चला रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बेचारे बरसरे आम पर नहीं है, वो ना आप उनको जानते हैं, लेकिन ये हो रहा है। जब ये मुसलमानों के अंदर में इसका जबरदस्त डिस्कशन हो रहा है। और हमेशा आप तो जानते हैं, आप मीडिया के आदमी है, आप मीडिया में आप किसको लेकर आते हैं? जो शोर मचाने वाले। हमारे एक लीडर हैं, वो एक ही इलाके के हैं, लेकिन जब भी मुसलमानों का मसला होता है तो आप लोग उन्हीं को लेके आते हो, गोया के मुसलमानों के लीडर तो ये हैं। तो ये आप लोगों का भी है। वो 2-4 आपको मिल गए 3 इंच टोपी और दाढ़ी वाले जो अनाप शनाप बकते हैं। मेरे कल एक टीवी डिबेट में मौलाना साहब हाथ में आ गए, मेरे हिल नहीं पाए। मैंने कहा कि मौलाना, मुझे ये जो आप कह रहे हो कौन सी हदीस की किताब में, चलिए ढूंढिए, अब तो गूगल भी है। मैंने कहा कौन सी कुरान की आयत में है, आप मुझे बता दीजिए। नहीं बता पाए। तो अब मुझे इसमें सियासत की बू आ रही है, और बेचारी अवाम जो होती है उसको तो मालूम ही नहीं है। और आपको तो पता है ना, हमारे जुलूस के अंदर जो चलता है ना, उसको ये भी नहीं मालूम किस जुलूस में चल रहा है। वो दोनों तरफ सब तरफ है, उसको मालूम ही नहीं है। उसको मालूम ही नहीं है कि ये जुलूस किस बात का है। उसको ये नहीं पता फ्रांस में क्या पैदावार होती है। अरे भाई, तुमको अगर रोकना है, नहीं, अगर आपको मैक्रोन से इतनी नफरत है तो भाई आप मुसलमानों को बोल दो ना कि भाई फ्रांस की यूनिवर्सिटियों में एप्लीकेशन बंद कर दें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 150 बच्चे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन दिए। तो वो जो हजरत हैं अलीगढ़ के, जो बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, मैं उनको कहूंगा कि भाई वो रोक दो। जामिया मिलिया के बच्चों को रोक दो। फ्रेंच जुबान सीखना छोड़ दो। और फ्रांस में, अच्छा, मेरा एक और ताल्लुक है फ्रांस से। 2 बड़े इस्लामिक स्कॉलर पेरिस में पैदा हुए हैं। बल्कि एक डॉक्टर हमीदुल्लाह, हमारा असल में यही तो है ना कि हमारा जो मजमा ये जानता ही नहीं है। ये बेचारे 2-4 नाम को जानते हैं। डॉक्टर हमीदुल्लाह एक बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर गुजरे हैं। बल्कि मैं यूं कहूंगा तो जरा भी एग्जैजरेशन नहीं होगा, पिछले 200 साल में जितना काम डॉक्टर हमीदुल्लाह ने, वो ओरिजिनली हैदराबाद के थे, ओरिजिनली। लेकिन 47 के बाद वो पेरिस चले गए, 50 साल वहां रहे।
उन्होंने जो इस्लामिक हिस्ट्री और थियोलॉजी का काम पेरिस में रहकर किया है, मैं नहीं समझता पिछले 200 साल में किया है। और मेरी हमेशा तमन्ना रही कि मैं जाऊं। जब मैं गया तो वो कहीं ना कहीं थे। आखिर में जब मैं गया तो पता चला वो अमेरिका चले गए थे और उनका इंतकाल हो गया। एक तारिक रमजान है जिन्होंने जबरदस्त काम किया, जो इजिप्शियन है, पेरिस में रहकर काम किया। तो जितना फ्रांस में इस्लाम के बारे में प्रेजेंट 50 साल में काम हुआ है, वो शायद ही किसी मुल्क में हुआ होगा। अब ये जो बेचारे बोलने वाले हैं, ये जरा जाकर देखें। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, अरे यार तुम यहाँ से फैसले करते हो वो बेचारों के लिए, कभी भाई जाके उनको तो पूछो, उनका भी तो वो हाल फ्रांस के मुसलमानों को, क्या वो क्या चाहते हैं, यानी आप तय करोगे। और यहाँ मुझे एक डबल स्टैंडर्ड खुल के आता है, जो आपने मुल्क के सरबराहों का नाम लिया। हमारे इमरान खान साहब बड़े पेश है इसमें, एर्दोगान साहब बड़े पेश हैं, हमारे महातिर साहब बड़े पेश हैं। मैंने ये मैक्रॉन की पूरी तकरीर सुनी, पूरी, और उसने जो बात की है वो उसने टारगेट किया है एक्सट्रीमिज्म के ऊपर जी। तो एक्सट्रीमिज्म से तो लड़ाई हमारी हमेशा से है, इसलिए कि जो इस्लाम, खासतौर से जो सल्फी या जो वहाबी इस्लाम जो एक्सपोर्ट हुआ था सऊदी अरब से, तो उससे तो लड़ाई लड़ी हमने पूरी जिंदगी। इसलिए कि वो एक एक्सट्रीम फॉर्म था कि भाई नमाज में आप हाथ ऐसे ही बांधेंगे, ऐसे ही खड़े रहेंगे। तो हमने कहा नहीं भाई, ये भी सही है, ये भी सही, इसलिए कि हिंदुस्तानी जो मिजाज है वो मॉडरेशन का है। तो भाई ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमने तो पूरी जिंदगी लड़ाई लड़ी है एक्सट्रीमिज्म से। तो उसने जो बात की है मैक्रॉन ने, वो एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ की है, उसकी बात। लेकिन हमारे पड़ोस में चाइना, आज मैं अभी जब आपसे बात कर रहा हूं त्रिवेदी साहब, 1 मिलियन से ज्यादा चाइनीज मुसलमान जो है वो कंसंट्रेशन कैंप में हैं। उस पर कोई चर्चा और 1, 2, 5 नहीं, 150 मस्जिदें उन्होंने बिल्कुल जमींदोज कर दी हैं। और बाकायदा वहां पर अब आप मुस्लिम नेम नहीं रख सकते, चाइनीज नाम डालना है। उनको सुअर का गोश्त खिलाया जाता है। तो भाई ये लोग जो बैन चाइनीज प्रोडक्ट और फ्रेंच प्रोडक्ट की बैन करने की जो बात करते हैं और फ्रांस की बैन करने की बात करते हैं, तो भाई ये चाइना जो कर रहा है उसमें कुछ नहीं, उसने तो खाली इतना कहा है। और वहां का जो तबका है, जो 90 लाख मुसलमान हैं फ्रांस में, मैंने देखा है बड़ी मस्जिद है, उनको कोई मजहब में चलने की पूरी आजादी है, पूरी। फ्रांस के अंदर, कोई परेशानी नहीं है। मैं फ्रांस गया हूं, मैं फ्रांस में जाकर देखा है। मैं खुद मैं तो मस्जिदों में गया हूं, अजान होती है बड़ा जबरदस्त। आप वहां चाइना में तो अजान तक नहीं दे सकते। तो मैं ये इमरान खान साहब से पूछना चाहता हूँ, वो तो बेचारे यूं कह रहे थे ना, मुझे तो मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है। अच्छा, आप एक पत्रकार ने जब पूछा बीबीसी के, तो कहा अच्छा मुझे तो नहीं पता, आपके पड़ोस में हो रहा है। तो ये एक बोलते हैं वो आसान है जरा नहीं, लेकिन जब जियो पॉलिटिकल आप बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे समझाइए छोटे में, कि जो टर्की पाकिस्तान का जो झगड़ा है फ्रांस को लेकर, वो झगड़ा फ्रांस से है कि सऊदी अरब से है? कि जो एक इस्लामिक पावर की जो लड़ाई है टर्की की खास तौर से, वो जो चाहता है कि सऊदी अरब से वो ताकत उनके पास आ जाए, ये उस लड़ाई का हिस्सा है और पाकिस्तान को उसके साथ जाना मजबूरी है। दूसरी तरफ इससे उलट सवाल है कि हम हिंदुस्तान में भी सबसे ज्यादा तादाद में मुसलमान रहते हैं, लेकिन हमारी सरकार, भारत सरकार मतलब, वो मुसलमानों के साथ देने की बजाय, इस्लाम पाकिस्तान की बजाय फ्रांस का साथ दे रही है। तो ये सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ साथ है, या हमारी डिफेंस डील सारी की सारी फ्रांस के साथ होती हैं, उसका नतीजा है? तो थोड़ा सा ठीक से समझाइए। देखिए, जियोपॉलिटिकल बहुत बड़ी चीज है। ये बेचारे जो फुटपाथ पे या जो जुलूस में चलते हैं, उनके समझ के बाहर की बात है। और बिल्कुल आपने जो सवाल पूछा, तो आपको पता है सऊदी अरब ने फ्रांस का साथ दिया है जी, यूएई ने फ्रांस का साथ दिया है, कुवैत ने फ्रांस का साथ दिया है। अच्छा, अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जितने हिंदुस्तानी हैं जो नौकरियां करते हैं, देयर अबाउट 12 मिलियन से ज्यादा है, ठीक है? दुनिया वो 12 मिलियन हिंदुस्तानी हैं, 12 या 13 मिलियन है, उसमें कम से कम 6 मिलियन मुसलमान है। 6 मिलियन मुसलमानों को नौकरी कहाँ मिल रही है? सऊदी अरब में, यूएई में, कतर नहीं, छोटा वो उधर है, लेकिन कुवैत में, बहरीन में और ओमान में। और ये 5 मुल्क फ्रांस के साथ है, फ्रांस के साथ। तो फिर एक काम करो भाई, ये जो 6 मिलियन जो मुसलमान काम करते हैं, इनके वहां उनको बुला लो वापस। एक दूसरा,
टर्की में मुसलमान नहीं है काम करते, टर्की में हिंदुस्तानी मुसलमान आपको शायद ही नजर आएंगे। ये असल जो है लड़ाई जो है ना, वो एर्दोगान साहब जो है ये अपने आप को इमाम मेहंदी बनाना चाहते हैं जी, वही बात। और वो चाहते हैं कि भाई मैं हूं असल। तो ये बेसिकली जो लड़ाई है, और पाकिस्तान ने बेवकूफी की है, इसलिए कि पाकिस्तान को 60-70 साल से पाला पोसा है ये अरबों ने। भाई फ्री में पेट्रोल देते हैं, ये देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन चूंकि सऊदी अरब ने हिंदुस्तान का साथ दिया भाई ये जो मामले में बहुत सारी चीजों में, तो ये बोलते हैं ना वो रूट कर जो वो बहू जो रूट के चली जाती है, वो ऐसा है कि वो रूट के वहां चले गए अभी, लेकिन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है उन्होंने, इसलिए कि सऊदी अरब ने तो प्लग बंद कर दिया उनका। अब वो ना सांस ले सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। अच्छा, मलेशिया का भी वही मसला है। तो ये अपने आप को जो कि इस्लामी दुनिया के इमाम मेहंदी बनाने की फिक्र में है ये लोग। नहीं, लेकिन हम क्यों उधर है ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल, या मैं देखिए अब हिंदुस्तान को देखिए हिंदुस्तान का अच्छा अगर आप देखें इस्लामी दुनिया में, तो भाई इस्लाम का सबसे ज्यादा मुकद्दस जो मकाम है वो तो मक्का और मदीना है। वो किसके साथ है? वो सऊदी अरब में है। तो हिंदुस्तान को अगर चुनना पड़ेगा अगर इसमें, तो भाई तुर्की से क्या है हमारा? भाई हमारा सऊदी अरब और यूएई के साथ तो हमारे 12 मिलियन लोग हैं भाई। 40 बिलियन से ज्यादा तो हमारा फॉरेन वो आता है रेमिटेंस, 40 बिलियन से ज्यादा, सबसे ज्यादा हमारे 12 मिलियन लोग काम करते हैं। हमारा ऑयल, हमारा 70% ऑयल इन मुल्कों से आता है, हमारा ट्रेड इन मुल्कों से है। तो हिंदुस्तान की हुकूमत अभी यहाँ मैं ये नहीं देखता बीजेपी या कौन है भाई, अगर कांग्रेस पार्टी भी होती तो वो भी ये देखती कि भाई हमारा मफाद किसके साथ है। और दूसरा, फ्रांस हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है, डिफेंस डील हुई है, ऐसा नहीं कि मोदी ने की है, सालों से चली आती है हमारी फ्रांस के साथ डील। तो बेसिकली इसको इस एंगल से देखने की जरूरत है जी। ये है असल। कुल मिलाकर हो ये रहा है कि जो भी लोग कर रहे हैं अभी इस प्रदर्शन में भी, जब एएमयू में प्रदर्शन होता है देवबंद के लोग चुप रहते हैं या उसका जो एक केवल फॉर्मल निंदा करने के अलावा बात नहीं करते। भोपाल में कोई एमएलए साहब 2000 लोगों की भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं, मुंबई के भिंडी बाजार में लोग मेट्रो की तस्वीर पर चलते हैं। तो इस सबसे तो जो नॉन मुस्लिम लोग हैं वो उन पर इस्लाम की छवि को लेकर या मुसलमानों की छवि को लेकर गलत असर पड़ता है। और फिर आप समझाते रहिए जाफर साहब कि नहीं नहीं ये तो 15 लोग हैं, वो 15 लोग ही तो दिख रहे हैं। बिल्कुल, यह बात आपकी बिल्कुल सही है कि इसलिए मैं कह रहा हूं अब कि जो साइलेंट मेजॉरिटी है मुसलमानों की, अब वो घर में बैठकर अपनी बात जो चला रहे अब नहीं चलेगा जी। अब ये साइलेंट मेजॉरिटी जो है उसको बाहर आना पड़ेगा और सही और गलत लोगों के सामने खुलकर लाना पड़ेगा। इसलिए कि ये साइलेंट मेजॉरिटी का अब खामोश रहना अब इसका जवाब नहीं है, उसको बाहर आना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि जो जुलूस में जितने कितने निकले भाई, 25 करोड़ मुसलमान हैं हिंदुस्तान में। अगर भोपाल में आप कह रहे हो तो भाई भोपाल में कितने मुसलमान हैं? 10 लाख मुसलमान हैं, तो 5 लाख तो जमा कर पाते ना आप, तो 2000 लोगों को जमा करके दिखा रहे हो आप। तो ये क्या है कि अब इसमें खास तौर से कुछ सियासी पार्टियां जो हैं अब उनके पास कुछ रहा नहीं है, और जो मुसलमानों के रियल इश्यूज हैं इस मुल्क के उस पर उनको बात नहीं करनी, इसलिए कि वो मेहनत चाहता है। इसलिए कि मुसलमान का इशू क्या है भाई इस मुल्क में? इस मुल्क में उसका इशू है एजुकेशन, उसका हेल्थ, उसका इशू है एंटरप्रेन्योरशिप के फराहम करना, उसको मौके। अब ये करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो यार ये अच्छा है कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर इस्लाम खतरे में है, ये 2-4 जुलूस के नारे निकाल दो और जमा कर दो। क्या मुसलमानों का मसला क्या है भाई, ये तो तय करो जी। और वो जो रियल इश्यूज हैं वो चूंकि मेहनत मांगते हैं तो वो करने नहीं है, बस एक दे दो स्टेटमेंट, ये बहुत आसान है। इसलिए कि मैं आपने जो कहा मेरा तालीम की ताकत का, आप नहीं मानेंगे, मैं एक इलाके में जब प्रोग्राम करता हूं और उसमें बाकायदा हम लोग प्रॉपर ट्रेनिंग यानी हुनर सिखाने से लेकर उनको एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग तक देते हैं। हम लोग फाइनेंशियल लिटरेसी की वर्कशॉप भी करते हैं एक एक इलाके में, मेरे 2-2 महीने निकलते हैं उसमें।
आप क्या सरकार क्या मुझे आपको सरकार के साथ माना जाता है इस दृष्टि से कि आपकी बात की सुनवाई सरकार में होती है। तो क्या आपको लगता है कि जो सरकार है हमारी, केंद्र की सरकारें और राज्य सरकारें, वो इस काम में जो असल काम है उसमें मदद कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, या वो एक फॉर्मेलिटी चल रही है? हमारे यहाँ पर एक मंत्रालय है और एक योजनाओं का नाम होता है, घोषणाएं होती हैं, ऐलान होता है, वो सब चल रहा है? नहीं नहीं, देखिए इसमें मैं ईमानदारी से कहूंगा कि और ये मैंने गुजरात में भी देखा था मोदी साहब को, कि एक होती है, और ये बात मैं मुसलमानों को समझाना चाहता हूँ कि देखो, एक है सियासी पार्टी और एक है हुकूमत, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने हार्ड कोर आरएसएस से बड़े हुए लीडर, आपकी बात नहीं समझा। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक है बीजेपी फॉर एग्जाम्पल, और एक है वही बीजेपी जब हुकूमत में आ जाती है जी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है जी। एक पार्टी जब होती है और प्रोसेस को इस्तेमाल करके जब कुर्सी पे बैठने के लिए इकदाम करती है उसमें, और जब वो कुर्सी पर बैठ जाती है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और हमने ये गुजरात में ही देखा था मोदी साहब को, कि मोदी साहब की एक सियासत थी, ठीक है, एक उनका अपना एक सियासत का जो, और जो बीजेपी, लेकिन मैंने 2007 से मैं ज्यादा इन्वॉल्व रहा उनके साथ। मैं 2007 से जबरदस्त तरीके से इन्वॉल्व रहा गुजरात में, 5-6 साल रहा मुसलमानों के मसले में। तो मुझे एक सेकंड के लिए नहीं पता चला कि ये नरेंद्र मोदी आरएसएस के या उनकी जो छवि है उनसे मैं बात कर रहा हूं। उस वक्त वो कुर्सी पे बैठते थे और यूं कहते थे, यार देखो मैं चीफ मिनिस्टर हूं, तुम्हारा भी हूं। उनका मुझे एक डायलॉग याद है अभी भी, कि जब मैं एक मुसलमानों के इलाके में डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, कुछ सड़कें बन रही थी और खासतौर से रिवर फ्रंट वगैरह का जो हो रहा था, तो मोदी साहब ने मुझे यूं कहा, यार जफर देखो एक बात बोल रहा हूं, अगर अहमदाबाद शहर में 100 सड़कें बनती हैं और अगर 11 या 15 मुसलमान इलाके में नहीं बनती तो मेरी गर्दन पकड़ लेना। ये रिवर फ्रंट है, तुम देखना, हो जाने दो पूरा, हर इलाके में आएगा ये। तो वो हुआ। तो वो नरेंद्र मोदी जो बीजेपी के हैं और वही नरेंद्र मोदी जब कुर्सी पर बैठे, जमीन आसमान का फर्क। लेकिन कभी भी हमको, अभी ये इनकी हुकूमत है 6 साल से जी। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात कहूं कि मैं अपना काम लेकर, इसी में जोड़ रहा, अपना काम लेकर कभी नहीं गया इनके पास। अपना काम लेकर, मैं कौम के काम लेकर गया हूं, और मैं बहुत ही हर काम को जब मैं लेकर गया इनके पास, इनके मंत्रियों के पास, या इन्होंने जहां भी आगे भेजा, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मुसलमान का ये किसका है, उसको किया। लेकिन हकीकत तो मेरा ये है, हकीकत तो ये है सर कि हिंदुस्तान की जो सियासत है वो मोदी जी को, खास तौर से यदि आपने मोदी जी का जिक्र किया इसलिए मैं कर रहा हूं कि उन्हें तो मुसलमान विरोधी करके ही सियासत कर रहे हैं, बेच रहे हैं इस बात को। 2014 के चुनाव में ऐसा किया, फिर 2019 में भी किया। पहले 2014 में कहा कि वो आ जाएंगे तो मुसलमानों के लिए कत्लेआम हो जाएगा, फिर 2019 में कहा कि जब 3 तलाक हो गया और कुछ योजनाएं हो गई तो कहा कि ये मुस्लिम अपीजमेंट पर आ गए हैं। लेकिन मुसलमानों पर भरोसा दिलाने के लिए मोदी के खिलाफ जो एक इमेज बनाई जाती है, पॉलिटिकल जो इमेज बनाई जा रही है, उससे आप कितनी सर? देखिए वो पॉलिटिकल पार्टी, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि हाल ही में मैंने उनके सामने जो रखा, तो मुझे कहा कि जो मदद की जरूरत है, और उसमें क्या था कि भाई जो बिछड़ा हुआ तबका, और देखिए मैंने भी अब अपना उसको ब्रॉड कर दिया। जैसे शुरू में जब हमने शुरू किया था तालीम की ताकत, तालीम और तरबियत, तो हम मुसलमानों को टारगेट करते थे, हम समझते थे कि वही बिछड़ा हुआ है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम त्रिवेदी साहब, पता चला इस मुल्क के अंदर हर गरीब आदमी बेचारा बिछड़ा हुआ है। यानी अगर एक अनाविल ब्राह्मण है, अनाविल ब्राह्मण, और गरीब है, तो उसका भी कोई पूछने वाला नहीं है। और ये जफर सरेश वाला मुसलमान है, लेकिन ये जा सकता है जहां जाना है। तो इस मुल्क में जो अंडर प्रिविलेज जो है, ये कम्युनिटी नहीं है, ये क्लास है। क्लास, और उसमें ब्राह्मण भी है, उसमें बेचारा मुसलमान भी है, उसमें जो भी है। तो अब हमने क्या किया है कि इसको ब्रॉडन कर दिया, अपने इस दायरे को। और हम जो इलाके में प्रोग्राम करते हैं उसमें प्रोपोर्शनेटली मुसलमान आए, लेकिन अब हम हिंदू, बेचारे हिंदू भी आते हैं, और उनका भी मैंने देखा, उसका भी बेचारे का कोई पुरसाने हाल ही नहीं। उसको यही नहीं मालूम कि ये प्रायोरिटी सेक्टर की लेंडिंग की लोन मुझे कहाँ मिलेगी। तो मैंने जब हमारे जो ऊपर वाले हैं उनसे बात की, तो उन्होंने कहा इसमें तुमको जो मदद की जरूरत है। मैंने कहा सर मैं अभी कुछ नहीं करना चाहता, अभी जो आपका एग्जिस्टिंग है, जो है ना आपका भाई बैंकिंग सेगमेंट में आपकी जो आपकी स्कीमें हैं,
ये गरीब आदमी को बेचारे को पता ही नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना करूंगा अभी कि मैं उनको जोड़ दूंगा, और उसमें जो मुझे मदद की जरूरत है तो आपकी जरूरत है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, आधी रात को फोन करोगे हम हाजिर हैं आपके लिए। जी। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई तुम मुसलमानों के लिए करते। अच्छा, पहले तो मैं मुसलमानों का ही करता था, कभी भी नहीं कहा। उनके सारे मंत्री है मेरे हर प्रोग्राम में। तो उनका तो ये कहना था, बल्कि मुझे याद है कि मेरे एक प्रोग्राम में मैंने फडणवीस साहब को बुलाया, जो चीफ मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के। तो मुझे कहते थे यार अगर तुम सिर्फ मुसलमानों के लिए भी करते हो ना तो भी मैं तैयार हूं आने के लिए, इसलिए कि अगर तुम कोई नहीं करता तो हमें तो करना ही है ना भाई, हमारे भी तो है वो। तो अगर तुम करते हो तो वी विल सपोर्ट यू। तो देखिए, सरकार में जब बैठते नहीं ये लोग, और एक बात याद रखो कि सरकार में चंद लोग ही होते हैं। मैं समझता हूँ ये सरकार में 4-5 लोग हैं बस, बाकी सब रबर स्टैंप चाहिए ना इनको, 272 तो चाहिए। तो मैं बाकी सब जो आवाज निकालते हैं ना रोजाना, उनको मैं वो 272 रबर स्टैंप से ज्यादा नहीं गिनता। इनके जो 4-5 हैं बड़े, वही हैं। और इनके जो टीवी पे बेचारे आते हैं ना, मैं उनको कहना पड़ता है। एक बार मुझे टीवी में कहना पड़ा कि यार ये जो बेचारे टीवी डिबेट में आते हैं ना, इनके स्पोक्स पर्सन, इनको ये भी नहीं पता कि इनका लीडर का दिमाग की सोच क्या है, इनको ये भी नहीं पता। तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान जो है उसमें कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको जोड़कर काम करने की जरूरत है। जी। एक छोटा सवाल और था कि इस्लाम को लेकर बार बार बात करते रहते हैं लोग, और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जाती है ऐसे सब मुद्दों पर। फिर जब मैक्रो साहब ने कहा, कुछ और लोगों ने कहा, तो एक फर्क दिखाया गया, बताया गया कि एक इस्लाम है, एक रेडिकल इस्लाम है। आप इस फर्क को देखते हैं? देखिए, असल में रेडिकल इस्लाम जैसा है ही नहीं। जी। इस्लाम में जितना टॉलरेंस, बल्कि मैं आपको, आपने जो कहा, मैंने कल भी किसी को कहा था कि प्रॉफिट की हदीस है। आपने ये कहा अपने लोगों को कि भाई दरमियाना रवि इख्तियार करो। दरमियाना रवि यानी बीच का रास्ता, मॉडरेशन। और आपने किस बात पे कहा? इबादत पर। यानी इवन वर्शिप जो है ना, उसमें भी ऐसे मत हो जाओ कि मस्जिद में बैठे रहो 24 घंटे, या 5 वक्त की नमाज की जगह 50 वक्त की नमाज पढ़ो, और 30 दिन के रोजे की बजाय। नहीं भाई, एक अल्लाह के सामने झुकना भी है, बीवी भी है, बच्चे भी हैं, पड़ोसी भी हैं, कारोबार भी है। तो इस्लाम ने हमेशा मॉडरेशन की बात की है कि भाई दरमियानी रवा इख्तियार करो, बीच का रास्ता इख्तियार करो। जी। अब ये रेडिकल, ये एक मूवमेंट शुरू हुई आज से 200 साल पहले सऊदी अरब में, जो वहाबी मूवमेंट जिसको कहते हैं। उन्होंने एक बहुत ही एक्सट्रीम एक आइडिया दिया, लेकिन आज सऊदी अरब उससे बाहर निकलने के उसमें है कि हम भी फंसे हुए हैं, परेशान है उससे। मुझे सऊदी एम्बेसडर, एक एम्बेसडर है, मैं लास्ट आपको ये बात करता हूँ, उन्होंने मुझे कहा जफर व्हाट यू आर डूइंग इज वंडरफुल। बोले हमसे ज्यादा कौन जानता है कि आइडियोलॉजी कहां लेके जाती है। ये सऊदी एम्बेसडर मुझे कह रहा है कि हमसे ज्यादा कौन जानता है कि एक किस्म की आइडियोलॉजी जब हमने चलाई तो हम कहां पहुंचे उसकी वजह से। तो आखिरी बात सर, तो हिंदुस्तान के जो अवाम है, हिंदुस्तान का जो मुसलमान है, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हिंदुस्तान की अवाम को और खासतौर से हिंदुस्तान के मुसलमान को मैं कहूंगा कि देखिए, अभी तो आपके लिए दिल्ली दूरस्थ, अभी तो भाई तालीम ही नहीं है आपके यहाँ। अरे यार, कम से कम जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं मैं यहाँ, बहुत ही अब्यूज वर्ड है, हालांकि जिहाद कुरान में 41 मरतबा आया है और हर जगह हर वक्त स्ट्रगल के लिए आया है। तो मैं अब मुसलमानों को कहूंगा कि तालीम घर घर जिंदा करो। एक दौर था कि लिटरेसी और इलिटरेसी का था, अब दौर एजुकेशन और अनएजुकेशन का भी नहीं है, अब तो एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्पेशलिस्ट एजुकेशन। तो घोड़े के चश्मे बांधकर, या जैसे अर्जुन को पूछा क्या दिखता है, भाई मुझे तो आंख दिखती है, ऐसे अब मुसलमान नौजवानों को मैं ये कहूंगा कि तुमको सिर्फ एक अपना टारगेट बनाओ कि मुझे पीएचडी करनी है या मुझे मास्टर्स करना है, उससे कम में नहीं चलेगा। और बस ये है मेरा टारगेट, ये है मेरी आंख, ये घोड़े के चश्मे पहने वहां मुझे जाना है। और बाकी किसी चीज पर, इसलिए कि लोग आएंगे आपको डिस्टर्ब करने के लिए, कभी राइट विंग की तरफ से कुछ आएगा, कभी इधर से आएगा, कभी उधर से आएगा, तुम फोकस बनो बस, और तुम एम्बेसडर बनो इस्लाम के, इसलिए कि तुम्हारा एक्शन जो है वो असल लोगों तक पहुंचता है। किताबों, कोई को किताब पढ़ने का मौका नहीं मिलता,
तो मैं समझता हूं कि मुसलमानों को दे नीड टू बिकम द बेस्ट एम्बेसडर्स ऑफ इस्लाम टू द वर्ल्ड। जी, आखिरी बात, एक और बात दिमाग में आगे चलते चलते, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात पर कभी कभी चर्चा करते हैं, उसमें कई बड़े लोग भी हैं, बॉलीवुड से भी हैं, पॉलिटिक्स से भी हैं, वो सब बार बार किसी न किसी घटना के बाद चर्चा करते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के रहने की जगह नहीं है या वो दो दर्जे का है। बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि मेरा कई मुल्कों में जाना हुआ है और जहां मुसलमान मेजॉरिटी में है वहां भी। देखिए, हिंदुस्तान बेहतरीन जगह है, 19-20 है, यस भाई, कभी लिंचिंग हो जाता है, कभी कोई फसाद हो गया, होता है, होता रहता है, लेकिन इसको अगर आप निकाल दो तो ओवरऑल हिंदुस्तान बहुत ही सिक्योर्ड मुल्क है मुसलमानों के लिए, और मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान से बेहतर कोई मुल्क मुसलमानों के लिए होगा। महफूज है मुसलमान, थोड़ा बहुत यस 19-20 होगा, लेकिन ठीक है, आप ओवरऑल देखिए, ओवरऑल पिक्चर इज वेरी गुड। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला। आप अपना ध्यान रखिए, उनका ध्यान रखिए जो आपका ध्यान रखते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बहुत शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।